हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है। तो अपने रिटर्न आप खुद भी फाइल कर सकते हैं किसी की हेल्प लिए बिना। तो देखिए मेरे साथ कैसे फाइल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो इनकम टैक्स में लॉगिन बना हुआ है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके अपना लॉगिन कर लेना है। देखिए लॉगिन करने के बाद ही मेरा लॉगिन का ही पेज खुला हुआ है, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है जिसमें कि देखिए ऊपर पे आपको दिख रहा है फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जाना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। आप इंडिविजुअल हैं, आप HUF हैं, जो भी हैं आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए। तो मेरा इंडिविजुअल केस है तो मैंने ये कैटेगरी इंडिविजुअल सेलेक्ट करी है और प्रोसीड करिए। देखिए ठीक है, यहाँ पे आप अपना रेलेवेंट ITR फॉर्म फाइल जो भी करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके पहले देखिए AIS यहाँ पे ओपन कर लीजिए। AIS में आपका सारा का सारा डेटा आ जाएगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे कि आपके पास क्या क्या इनकम रिसीव हुई है। तो देखिए मेरा ये ओपन हो चुका है। उसके बाद देखिए मैं अपना ITR का जो है ना फॉर्म सेलेक्ट कर लेती हूँ। ITR 2 है क्योंकि इसमें जो है कैपिटल गेन की इनकम है, इसलिए मुझे ITR 2 ये सेलेक्ट करना पड़ रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, मेरे केस में भी यही है तो इसे हम ओके कर देते हैं। उसके बाद देखिए आपके पास शेड्यूल है बहुत सारे, तो आप शेड्यूल जो भी रेलेवेंट इनकम है उसके हिसाब से आप ये शेड्यूल सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन है जो है इनकम, देखिए मेरे पास सैलरी की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, ठीक है, कैपिटल गेन की इनकम है तो मैं इसको भी ओके कर देती हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही कैपिटल गेन है मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा और ज़्यादा कोई इनकम नहीं है, अदर सोर्स की इनकम है तो खुद ही सेलेक्ट होकर के आ रहा है। और भी ये देखिए और भी बहुत सारे शेड्यूल आ रहे हैं पर वो सब नहीं है मेरे एप्लीकेबल। इसके बाद देखिए जनरल 1 बाय 1 आपको सारे के सारे जो ये हैं टैब्स हैं ये आपको ओके करना है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में देखिए ये आप किस अंडर सेक्शन 139(1) के अंडर फाइल कर रहे हैं, इसे आप क्योंकि 15 सितंबर के पहले कर रहे हैं इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। न्यू टैक्स रिजीम है, ओल्ड है, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आप रेसिडेंट हैं तो आपको रेसिडेंट है और ये पहला ही ऑप्शन है, 182 डेज़ में आप यहाँ इंडिया में रहते हैं तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप FPI है नहीं है, वैसे नहीं है, जनरली सबके लोगों का नहीं होता है तो नो कर करके ये आप इसको आगे कर सकते हैं। एक बैंक अकाउंट जो है रिफंड के लिए वैलिडेट होना चाहिए, तो देखिए वो वैलिडेटेड है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है आप इसमें आपको ज़रूरी ऐड करना चाहिए, ये सजेस्टेड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसा कहता है। ठीक है, इसको आप कन्फर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है ग्रॉस सैलरी है। तो सैलरी का जो आपके पास ये शेड्यूल है आप उसे एक बार फॉर्म 16 से ज़रूर हमें मैच करना होगा। तो देखिए हम इसे एडिट करते हैं क्योंकि देखिए कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि वो प्रॉपरली फिल नहीं होते हैं। तो देखिए बेसिक सैलरी में जो हमारा आ रहा है इतना, अब एक बार मैं फॉर्म 16 है मेरे पास इस क्लाइंट का, तो फॉर्म 16 में देख लेती हूँ कि उसका जो बेसिक सैलरी है और क्या कुछ और अलाउंसेस एग्जाम्पशन है वो देख लेते हैं। तो देखिए बेसिक सैलरी इनकी सेम ही है जो कि आई थिंक पोर्टल पे आ रही है, बेसिक सैलरी उनकी फॉर्म 16 में भी उतनी ही है। देखिए फिर इसके बाद देखिए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मतलब इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न जो है ना अवेल करी हुई है। फॉर्म 16 मतलब न्यू टैक्स रिजीम के अंडर इनका फाइल है हो रखा है। ठीक है, टैक्स पेबल एंड ऑल ये सब कुछ इसमें इतना इनका बता रहा है। तो एक बार चलिए आप भी अपना जो है ना फॉर्म 16 से और AIA से ज़रूर मैच करेगा। तो देखिए ग्रॉस सैलरी उनकी इतनी ही आ रही है तो ग्रॉस इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसे हम जस्ट सेव कर देते हैं। इसके बाद देखिए मैं एक बार और चेक करना चाहती हूँ कि और भी कोई इनके पास अदर अलाउंसेस तो नहीं। तो देखिए वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट इसमें आ रही है 6035। तो मुझे क्या है ना कि ये भी दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अदर बेनिफिट्स में हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब डिस्क्रिप्शन में छोटा सा ही डिस्क्रिप्शन राइट करना पड़ता है तो बाकी जो है मेरे को डिलीट करना पड़ेगा और आप इसको यहाँ पे जाकर के नीचे सेव कर लीजिए। तो देखिए बेसिक सैलरी का जो ऑलमोस्ट है डिटेल मैंने फिल कर दिया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में जो है अदर सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉई है तो इसमें अदर्स ही सेलेक्ट करना सही रहता है और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। ठीक है, ये करने के बाद हम एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए उन्होंने 75,000, मैं भी इनका जो है ना न्यू टैक्स रिजीम में ही फिल कर रही हूँ रिटर्न क्योंकि ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम में था इनका और इनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं है, या कि फिर आप पुराने टैक्स रिजीम में ATC वगैरह की जो भी है वो कुछ डिडक्शन ले पाएँ, तो वो ज़्यादा है नहीं इनके पास। तो हम इसे ओके करके इनको कन्फर्म कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो है शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी में इनके पास कुछ भी नहीं है तो इसको रहने देते हैं। उसके बाद शेड्यूल कैपिटल गेन से अदर सोर्सेस है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चाहे आप पहले कैपिटल गेन कर लो चाहे अदर सोर्स कर लो। तो पहले मैं इनका अदर सोर्स का इनकम देख लेती हूँ क्या क्या आ रहा है। तो देखिए अदर सोर्स में 24,048 रुपीज़ है, 24,048 रुपीज़। तो देखिए ये दो इनके पास जो है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और इनका इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ रहा है। तो देखिए इनको क्लब कर लेते हैं तो 24,000 यही इनकम आ रही है इनकी, है ना। उसके बाद लास्ट ईयर उनका रिफ़ंड था तो उस रिफ़ंड में जो है ना वो इंटरेस्ट है तो वो भी टैक्सेबल होता है। इनकम टैक्स का जो रिफ़ंड होता है उसमें जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है, तो वो भी क्या टैक्सेबल होता है, तो उसको भी हमने ओके करके कंफर्म कर दिया। ठीक है,
उसके अलावा देखिए अब हम कैपिटल गेन पे आ जाते हैं। तो हमारे केस में देखिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही कैपिटल गेन की इनकम है इनके पास ही। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो इनकम है उस पर हम देख लेते हैं। तो देखिए ये मैंने इनका जहाँ भी डीमेट अकाउंट है वहाँ से स्टेटमेंट मंगा रखी है हमने। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारा कुछ दिया होता है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कितना है इनका। देखिए आ रहा है यहाँ पे इनका प्रॉफिट है 78,562 रुपीज़। ठीक है, अब ये प्रॉफिट तो यहाँ पे दे रखा है, लेकिन हमें डालना पड़ता है क्या है ना कि सेल वैल्यू, टोटल सेल कंसिडरेशन और बाय वैल्यू। तो देखिए इसके अलावा देखिए कुछ एक्सपेंसेस है एसटीटी के अलावा, यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के अलावा जो है आप बाकी का जो खर्चा है ना वो आप आराम से क्लेम कर सकते हैं। तो आप एक बार ये टोटल कर ले लीजिए कितना ये खर्चा बनता है, और वहाँ पे क्या है ना एक्सपेंसेस में जा करके हम ना ये जो अमाउंट है ये वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 548 रुपीज़ समथिंग बन रहा है, तो ये हम वहाँ पे जो है एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके ये देखते हैं कि इनकी जो है बाय वैल्यू और सेल वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें जो मतलब होता है अल्टीमेटली वो इसी से मतलब होता है कि सेल माइनस बाय तो टोटल प्रॉफिट कितना है। तो देखिए इनकी बाय वैल्यू का इसका एक बार टोटल कर लेते हैं कितनी है, उसके बाद इनका जो सेल का टोटल है वो कर लेते हैं, सेल कंसिडरेशन कितना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की यहाँ पे फिगर डाल देते हैं, ऐड अनदर करते हैं। यहाँ पे देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं कि 23 जुलाई के 2014 के पहले वाला एंड 23 जुलाई 2024 के बाद वाला, क्योंकि दोनों में क्या है ना टैक्स रेट चेंज हो गया था, इस वजह से ये है। तो इनका जो है वो 23 जुलाई 2024 के बाद वाला ही है। तो मैं इसमें इनका जो है ना टोटल जो सेल वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देती हूँ कि इन्होंने यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है ना कितनी अमाउंट का सेल कर रखा। चलिए डालते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। इसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, कितने बाय वैल्यू है वहाँ पे ये हम डाल देते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था जो भी थोड़ा बहुत जो खर्चे एक्सपेंडिचर है वो डालना है, तो वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है उसका हमें नहीं मिलता है खर्चा, बाकी हमें ये खर्चा मिल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे ये डिटेल जो है सेव कर लेते हैं। तो जैसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की करी है ना, ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी फिगर जो है ना वो इनके इसमें डालने पड़ेगी। तो देखिए 78,164 रुपीज़ जो है इनका जो है ना मैच कर गया है। अभी इसको हम कन्फर्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग टर्म की जो फिगर है वो डालना है शेड्यूल 112A के अंडर। तो ऐड अनदर इस पर भी करते हैं और इस पर भी ये फिगर्स हम डाल देते हैं। ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब पूछने लगा हुआ है कि शेयर्स कब से कब तक के कब के हैं। ठीक है, तो आप